और ठीक है। दोस्तों नमस्कार, यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम एनवायरनमेंट के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। ये तीसरा वीडियो होगा, तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम एनवायरनमेंट के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको ईजिली तरीके से आसान भाषा में उसको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को भी उसी कॉन्सेप्ट के साथ वहीं पर डिस्कस करके देखेंगे कि कैसे ईजी आप बना सकते थे और उस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप एनवायरनमेंट को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़े और उसको उसका एक-एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, तो उसमें साउंड की क्वालिटी थोड़ी-सी उतनी अच्छी नहीं आ पाई थी, बीच में कट-कट हो जा रहा था, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ और कुछ लोगों ने भी बताया। तो उसमें बहुत लोगों का डाउट था कि जो इको टोन वाला एरिया है, एज एज इफेक्ट जो लास्ट में 2-3 स्लाइड का जो पोर्शन है, उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो मैंने सोचा कि वहीं से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और वहीं से डिस्कस करते हैं। तो आज मैं अभी स्टार्ट करूँगा इको टोन और एज इफेक्ट से। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम को देखेंगे, फिर उसमें फूड चेन, फूड वेव, फिर इस जो इसका कॉन्सेप्ट है, ट्रॉफिक लेवल है, वहाँ तक इसको डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर हो जाएगा और आप पहले 2 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी ये तीसरा वीडियो समझ में आएगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो उससे लिंक होगा। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आगे का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ऑलरेडी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक से, आप जाइए वहाँ से देख लीजिए, वहाँ से उसको समझ लीजिए और बार-बार रिवाइज़ भी करिए। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको पसंद आ रहा है और मैं भी समझ पाऊँ कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसी तरह से वीडियो और अच्छे से बनाया जाए, कोशिश किया जाए कि इसको आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए और आपको समझ में आ रहा है। ठीक है? तो चलिए एक-एक करके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आज का हमारा शुरुआत ही है जो हमने डिस्कस करना है हमको, वो है इकोटोन। इकोटोन को हिंदी में बोलते हैं संक्रमिका और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एज इफेक्ट्स। इसको बोलते हैं कोर प्रभाव। देखो इकोसिस्टम को हम समझ ही लिए थे पहले। तो मान लीजिए कि 2 इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम ये है और एक इकोसिस्टम ये है। मान लीजिए ये इकोसिस्टम का नाम ए है और इकोसिस्टम का नाम बी है। अब देखिए कोई भी इकोसिस्टम का जो फैलाव होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बहुत लार्ज एरिया में होता है। फिर उसके बाद दूसरा इकोसिस्टम शुरुआत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक इकोसिस्टम है और उसके बाद दूसरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। दोनों के बीच कुछ कॉमन एरिया होता है, ओवरलैपिंग एरिया भी होता है। तो एक इकोसिस्टम ए है, दूसरा इकोसिस्टम बी है। इसके बीच का जो कॉमन पॉइंट, कॉमन एरिया जो है, ये क्या है? ये कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया को ही इकोटोन बोला जाता है। इकोटोन और कुछ नहीं है कि 2 इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया होता है, जो ओवरलैपिंग एरिया होता है, जो कॉमन एरिया होता है, उसी को बोलते हैं हम इकोटोन। हिंदी में बोलते हैं उसको संक्रमिका। ठीक है? एनवायरनमेंट का टॉपिक जो होता है ना, उसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, जो इंग्लिश में भी काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, उससे रिक्वेस्ट है कि आप एनवायरनमेंट की टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में भी पढ़ें और उसको समझें। क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, वो इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे, शब्दों को समझेंगे, तो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि उसी शब्द का ट्रांसलेशन हिंदी में बहुत टफ हो जाता है। जैसे इकोटोन है, ये तो इकोटोन हम जनरली अ, आस-पास के दिनों में भी उसको सुनते रहते हैं, उसको समझते हैं और हम क्या समझते हैं कि ये 2 इकोसिस्टम के बीच का ओवरलैपिंग एरिया है, ट्रांजिशन एरिया है, उसको इकोटोन बोलते हैं। लेकिन हिंदी में है संक्रमिका। इसका ट्रांसलेशन बहुत टफ हो जाता है। इसलिए इकोटोन को हिंदी में ही याद रखें, इंग्लिश में ही याद रखें। कॉमन एरिया हो गया, ठीक है? कॉमन एरिया में ही इसको बोलते हैं ट्रांजिशन ज़ोन। ट्रांजिशन ज़ोन बोलते हैं इसको। इसको ज़ोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं। ज़ोन ऑफ टेंशन बोलने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, एक इकोसिस्टम ए है और एक इकोसिस्टम बी है। तो इकोसिस्टम ए में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसके फीचर्स हैं, ठीक है? वो ए में तो है ही, बी वाला भी है। तो यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर जो पोर्शन है, ये चूँकि कॉमन एरिया है, यहाँ पर ए का भी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्ज़िस्ट कर रहा है, बी का भी कर रहा है। तो दोनों में कॉम्पिटिशन होता है कि किसका क जो फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहाँ पर एग्ज़िस्ट करे। तो ए कोशिश करता है कि मेरा ओवरलैप करे, मेरा एग्ज़िस्ट करे, बी कोशिश करता है कि मेरा एग्ज़िस्ट करे। दोनों में कॉम्पिटिशन होता है, इसीलिए हमेशा यहाँ पर टेंशन बना रहता है। इसलिए इसको ज़ोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि ये जो कॉमन एरिया है, तो इसमें क्या है, दोनों का फीचर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों का फीचर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज या फीचर्स है, तो उसके हिसाब से पड़ जाती है। यहाँ भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से पड़ जाती है। अब यहाँ क्या है, दोनों के फीचर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ इसीलिए यहाँ पर जो है, जो जीव-जंतु होते हैं ना, जीव-जंतु की जो संख्या होती है,
वो काफी बढ़ जाता है, काफी इंक्रीज कर जाता है। यानी बायोडाइवर्सिटी इस एरिया में काफी इंक्रीज कर जाता है। और जिस प्रोसेस से ये बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करता है, यानी बायोडाइवर्सिटी बहुत बढ़ गया, जीव जंतु की जनसंख्या बहुत बढ़ गया, उसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट्स। इसी को बोलते हैं हम एज इफेक्ट्स, ठीक है। यानी जीव जंतु इंक्रीमेंट हो गया। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इकोटोन क्या है? इकोटोन है कि दो इकोसिस्टम के बीच का जो ओवरलैपिंग एरिया होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। और उस ओवरलैपिंग एरिया में क्या होता है, जो क्लाइमेट कंडीशन होता है, जो फीचर्स होता है, वो दोनों इकोसिस्टम का वहां पे एग्जिस्ट करता है। इसलिए वहां बायोडाइवर्सिटी, जो जीव जंतु होते हैं, उसकी जनसंख्या में बहुत तीव्र वृद्धि हो जाती है। और जैसे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एज इफेक्ट, यानी कोर प्रभाव। दोनों का कोर यहाँ पर मिक्स हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या काफी वृद्धि हो जा रही है जीव जंतु की, इसीलिए इसको एज इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इकोटोन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है मैंग्रोव का। देखिए, ठीक है। देखिए जैसे ये है लैंड एरिया। लैंड एरिया यहाँ तक है, मतलब जो जमीन वाला एरिया है यहाँ तक है। और यहाँ से स्टार्ट हो गया है आपका समुंदर, ये हो गया आपका कोस्टल एरिया, ठीक है। ये हो गया आपका कोस्टल एरिया। देखिए ये हो गया आपका लैंड एरिया, और ये हो गया आपका कोस्टल एरिया, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर लैंड एरिया भी है और उसके बाद यहाँ पर इक्वेटिक एरिया भी, जलीय एरिया भी है। तो लैंड एरिया और जलीय एरिया दोनों यहाँ पर मिक्स कर रहा है, और इसीलिए मिक्स कर रहा है तो इसको क्या बोला जाए, इसको बोला जाएगा ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन, और इसी ट्रांजिशन जोन को बोलते हैं इकोटोन। यानी इकोटोन क्या, दोनों इकोसिस्टम का जो ट्रांजिशन एरिया है, दोनों इकोसिस्टम का जो ओवरलैपिंग एरिया है, वही तो है इकोटोन। और देख रहे हैं इसी इकोटोन में चूंकि दोनों का एग्जिस्टेंस, दोनों के प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंग्रोव, मैंग्रोव एक पौधा होता है, पेड़ पौधे का स्पेसीज होता है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो मैंग्रोव जो उगता है, जो एग्जिस्ट करता है, तो वो कोस्टल एरिया और लैंड एरिया दोनों का जो कॉमन पॉइंट होते हैं वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये देखिए, इसको बोलते हैं मैंग्रोव। ये है मैंग्रोव, मैंग्रोव, ठीक है। मैंग्रोव जैसे पश्चिम बंगाल के जो सुंदरबन वहां पर पार्क है, वहां पर मैंग्रोव बहुत एग्जिस्ट करता है। तो वो फीचर्स है इकोटोन, इकोटोन जोन में ही एग्जिस्ट करता है। देख रहे हैं यहाँ पर ये पानी है, समुद्र है, मतलब तालाब टाइप का यहाँ पर पानी है। फिर इसके पीछे यहाँ पर अंदर की ओर जाएंगे तो वो लैंड एरिया एग्जिस्ट कर रहा है। तो उधर से लैंड एरिया आ रहा है, इधर से पानी वाला एरिया रहा है, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वहीं पर ये मैंग्रोव, ये पौधा जो है, पेड़ पौधा, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये उग रहा है। यानी ये इकोटोन में ही उग रहा है, इकोटोन में ही ये संभव है एग्जिस्टेंस हो, इसी हिसाब से ये डेवलप करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि मैंग्रोव पौधा जो यहाँ पर उगता है वो इकोटोन रीजन में उगता है। इकोटोन रीजन किसका? तो जो सी सरफेस है, जो समुद्र वाला एरिया है, और जो जमीन वाला एरिया जहाँ पर मिक्स कर रहा है वहां पर वो उगता है। एक और एग्जाम्पल है फॉरेस्ट का और ग्रासलैंड का। अब देखिए, चूंकि जंगल स्टार्ट है और वहां से घास स्टार्ट है, तो ऐसा नहीं कि घास यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो गया और फिर यहाँ से जंगल स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होता। घास चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, फिर फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया। दोनों कुछ पॉइंट मिक्सअप होते हैं। देख रहे हैं, इधर से घास वाला एरिया है और इधर से जमीन वाला एरिया हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, यानी ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग एरिया है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। और इसीलिए फॉरेस्ट एरिया और ग्रासलैंड के एरिया, जो बीच वाला एरिया है, ये हो गया इकोटोन। और इसीलिए यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव जंतु की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, ये हो गया आपका जंगल, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका घास। लेकिन दोनों का ये कॉमन एरिया है, यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, कुछ घास भी उधर घुस गया है और कुछ इधर से पेड़ भी आ रहा है, दोनों का ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये कॉमन पॉइंट क्या हो गया, इकोटोन। और इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतु का जो यापन है, जो एग्जिस्टेंस है, वो बहुत इंक्रीमेंट हो जाता है। इसी तरह देख रहे हैं, ये घास हो गया और ये क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया, और इस दोनों का ये जो कॉमन पॉइंट है तो वो क्या हो गया, इकोटोन, ठीक है। समझ लें, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इकोटोन सिंपल कि दो इकोसिस्टम के बीच का जो ओवरलैपिंग एरिया है उसको इकोटोन बोलते हैं, और उस वजह से वहां पर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत इंक्रीमेंट हो जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीमेंट हो जाता है तो इस इफेक्ट को बोलते हैं एज इफेक्ट, कोर प्रभाव, प्रभाव बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे देखिए, एज इफेक्ट को समझना हो तो एक एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे ये एक इकोसिस्टम है ए, और एक इकोसिस्टम में ये रेक्टेंगल स्पेसीज है डिफरेंट कलर का,
और एक है स्क्वायर स्पेसिस इकोसिस्टम बी है। दोनों का ये कॉमन पॉइंट है, तो ये हो गया इकोसिस्टम। तो इसका फीचर्स यहाँ एग्जिस्ट कर ही रहा है रेक्टेंगल टाइप का, इसका भी एग्जिस्ट कर रहा है स्क्वायर टाइप का, मतलब वो सर्किल टाइप का। एक स्पेसिस और बढ़ गया ट्रेंगल टाइप का, देख रहे हैं इंक्रीमेंट हो गया, यानी स्पीसीज यहाँ पर दोनों इकोसिस्टम से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। और क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि वो इकोटोन है, जोन ऑफ ट्रांजेक्शन है, ओवरलैपिंग एरिया है, दोनों के फीचर्स वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए अधिक मात्रा में जीव जंतु वहां पर डेवलप हो पाता है, एग्जिस्ट कर पाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2015 का यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए, जब भी मैंने बताया कि स्पीसीज का डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ रहा है, यानी बहुत संभावना है कि वो जोन ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, कॉमन पॉइंट होगा, तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पेसीज। देख रहे हैं, रिच की बात कर रहा, मतलब बायोडाइवर्सिटी काफी धनी है वहां पर, स्पेसीज डाइवर्सिटी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फेनोमेना। मतलब स्पेसीज डाइवर्सिटी हिमालयन रेंज में बहुत बढ़ जा रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? कारण पढ़िए। कह रहा इट इज ए हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जरियंट वेजिटेशन ग्रोथ। हाई रेनफॉल तो बहुत और भी एरिया में होता है, लेकिन इसका संभावना कम है, रेनफॉल की तो बात ही नहीं हुई थी। इट इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन। देख रहे हैं, डिफरेंट कन्फ्लुएंस ऑफ बायोजियोग्राफिकल जोन, हिंदी में पढ़िए। कह रहा यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। संगम मतलब क्या है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब ये मिक्स्ड एरिया है। संगम उसी को बोलते हैं ना, जहाँ पर दो नदियां मिलती है या यहाँ पर दो चीज मिलता है, तो संगम है, यानी दो इकोसिस्टम मिल रहा है, और इसलिए वहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया? बी। डी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रेनफॉल की बात कर रहा है, तो वो संभव ही नहीं है। ठीक है, देख रहे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इकोटोन को और एज इफेक्ट को आप क्वेश्चन को, अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो यूपीएससी में क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर, तो बहुत इजी तरीके से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है हैबिटाट और निशे। ये भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन साउंड नहीं आने के कारण बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया। समझते हैं हैबिटाट क्या है? हैबिटाट का मतलब यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ आवास, और निशे को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निकेत। आवास का मतलब क्या समझते हैं? आवास का सिंपल सा मतलब है कि जहां पर कोई जीव रहता है, यही तो मतलब है आवास का। हमने बेसिक भाषा में बोलते हैं ना कि मेरा आवास यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हो गया? मैं वहां पर रहता हूँ, वो मेरा आवास हो गया, हैबिटाट हो गया। ये तो बहुत आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग होता है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट टफ हो जाता है नीचे। नीचे क्या है? देखिए, नीचे थोड़ा डिफरेंट होता है, आवास से अलग है। आप ऐसे समझिए, जैसे एक ये राम का आवास है, तो मान लीजिए राम है, फिर उसके घर में उसके फादर है, और उसके घर में मदर है। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब राम अपने टीवी रूम में बैठ के टीवी देख रहा है, मदर किचन में खाना बना रही है, और फादर जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ के रीडिंग कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, तो हुआ क्या? राम, राम के माता के लिए, राम के पिता के लिए, तीनों के लिए ये आवास क्या हो गया? एक ही है, सेम आवास है। अब हैबिटाट जो है सेम है, यानी बोल सकते हैं कि राम, उसके पिता और उसकी माता, तीनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही आवास में रहते हैं, लेकिन तीनों का निश्चय अलग है। निश्चय क्या होता है कि एक आवास में जो हर व्यक्ति, जो हर जीव जंतु होता है, वो कहाँ पर ज्यादा एक्टिव है, उसका फंक्शनल रोल, जो फंक्शनल स्पेस है वो क्या है। अब तीनों तो रहता है इसी कैंपस में, इसी एरिया में, लेकिन तीनों का जो फंक्शनल स्पेस है वो अलग है। राम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रहा है, माता किचन में खाना बना रही है, पिता भी अपने कमरे में बैठ के बुक पढ़ रहे हैं। तो तीनों एक ही घर में रहने के बावजूद तो तीनों का निश्चय अलग है, तीनों का फंक्शनल स्पेस अलग है, तीनों जो काम कर रहा है एट ए टाइम वो अलग अलग जगह पर है। इसलिए क्या हो गया? ये निश्चय अलग हो गया, हैबिटाट से अलग हो गया, इसको बोलते हैं निश्चय। निश्चय हिंदी में क्या है? ये निकेत। निकेत, निकेत, इसका क्या मतलब हो गया? ये फंक्शनल स्पेस आपको देखना है, फंक्शनल एरिया कहाँ पर है, कहाँ पर उस समय जो व्यक्ति, जो एक ही घर में रहने के बाद हर जीव जंतु, चूंकि इकोसिस्टम बहुत लार्ज होता है, तो एक ही इकोसिस्टम में बहुत सारा प्रजाति होते हैं, लेकिन उस इकोसिस्टम में रहने के बावजूद हर आदमी, हर जीव जंतु अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्टिविटी कर रहा होता है। तो जिस टाइम पर वो एक्टिविटी जहां पर कर रहा होता है, उस जीव के लिए वो उसका निश्चय हो गया, निकेत हो गया। देख रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि आवास जो है, हम कह सकते हैं कि ये आवास बहुत बड़ा एरिया हो गया, यानी
हैबिटाट क्या हो गया, बहुत लार्ज एरिया हो गया, और इसका छोटा सा पार्ट डिफरेंट डिफरेंट जहां पर अलग अलग स्पेसीज कुछ कर रहा है, तो वो सब क्या हो गया, ये हो गया सब नीचे। ठीक है, ये हो गया नीचे, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको निकेत। निकेत क्या ध्यान रखना है, क्या हमको देखना है फंक्शनल स्पेस, यानी उसी आवास में रहते हुए कहां पर वो फंक्शन कर रहा है, किस स्पेस में कर रहा है, किस स्थान पर कर रहा है, वो स्थान उसके लिए नीचे हो जाएगा। यानी आपको देखना है फंक्शनल रोल। देखिए आप कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा उस टाइम, तो उस एक्टिविटी वाले एरिया को देखिए, उस एक्टिविटी वाला एरिया ही क्या होगा, नीचे होगा। आप समझ रहे हैं। अब चूंकि एक आवास में डिफरेंट डिफरेंट जीव जंतु अलग अलग टाइम पर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, इसलिए किसी भी दो प्रजाति का नीचे एक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों प्रजाति अलग अलग टाइम पर अलग अलग एरिया में कुछ ना कुछ कर रहा है। तो फंक्शनल स्पेस जो कि दो प्रजाति का अलग अलग है, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी विभिन्न प्रजाति का आवास तो एक हो सकता है, लेकिन नीचे एक नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शनल जो रोल होता है, फंक्शनल जो स्पेस होता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जीव का या एक ही जीव का अलग अलग होता है। ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि हैबिटाट जो है, हैबिटाट वो एक हो सकता है डिफरेंट प्रजाति का। अभी देखा ना कि राम का जो मैंने एग्जांपल लिया, तो राम के पिता, राम के माता और राम तीनों के लिए आवास क्या है, एक ही है, लेकिन नीचे अलग है। राम का ये अपना बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, फादर का बेडरूम है, माता का किचन है। तीनों अलग अलग इसी टाइम पर अलग अलग काम कर रहे थे, तो तीनों का नीचे क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन नीचे जो है, इसीलिए नीचे जिसको निकेत बोला जाता है, किसी भी दो प्रजाति का एक नहीं हो सकता। एक नहीं हो सकता। ठीक है, एक नहीं हो सकता। समझ गए आप। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ लें आप। एक आवास क्या हो गया, एक आवास में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये हर जो लोग है उसके लिए आवास क्या होगा, एक ही हो गया। लेकिन उस आवास में रहने के बावजूद अलग अलग आदमी अलग अलग टाइम पर कुछ ना कुछ कर रहा है, तो हर आदमी का निश्चय अलग, जहाँ पर जो उसका फंक्शनल रोल है वो अलग है। माता खाना बना रही है, पिताजी पढ़ रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी साफ कर रहा है, जो माली है वो किचन, वो बगान में कुछ पौधे, पेड़ पौधा रोप रहा है। तो देख रहे हैं हर आदमी का जो एक्टिविटी है अलग अलग है, तो इसीलिए जहां पर जिस टाइम पर वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो एरिया हो गया उस व्यक्ति के लिए नीचे। यानी फंक्शनल रोल देखिए चुपचाप से, कि फंक्शनल रोल इस आवास में अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग प्रजाति का क्या है। ठीक है। तो ये हो गया। देखना कि निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है। स्थान मतलब क्या, फंक्शनल स्पेस का। क्योंकि जब जहां पर है वहां पर वो कुछ कर रहा है, तो फंक्शनल स्पेस का हमको पता चल रहा है। और इसीलिए कहा जाता है एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, और कई निकेत होने के बावजूद किसी भी दो प्रजाति का एक निकेत नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे ये पेड़ हो गया, पेड़ पर पैरोट पैरट है, तोता है, मधुमक्खी है और गिलहरी है। तीनों का देखे, तीनों इस पेड़ पर रह रहा है, तो तीनों के लिए जो हैबिटाट हो गया वो सेम हो गया। और हैबिटाट क्या है, वो ट्री है। लेकिन इस पेड़ पर रहते हुए तोता क्या कर रहा है, तोता कर रहा है रिप्रोडक्शन, यानी बच्चे पैदा कर रहा है। जो मधुमक्खी है वो खाना बना रही है। और जो गिलहरी है वो सीड जो है, सीड को छोड़ रहा है, सीड को फेंक रहा है। तो सीड नीचे जमीन पर फेंक रहा है, तो इससे पौधा उग रहा है। यानी एक ही पेड़ पर रहते हुए तोता कुछ अलग काम कर रहा है, मधुमक्खी कुछ अलग काम कर रहा है, गिलहरी कुछ अलग काम कर रहा है। यहाँ पर तोता बच्चे पैदा कर रहा है, यहाँ पर मधुमक्खी खाना बना रही है, यहाँ पर गिलहरी जो है वो सीड को नीचे यहाँ पर भेज रहा है, तो यहाँ पर पौधा उग रहा है। यानी बोल सकते हैं कि एक ही हैबिटाट में रहते हुए तोता और मधुमक्खी और गिलहरी का जो निश्चय है वो अलग अलग है, यानी जो फंक्शनल स्पेस है वो अलग अलग है, जो एक्टिविटी है तीनों का वो अलग अलग है। इसलिए बोल सकते हैं कि निश्चय तीनों का अलग अलग हो गया। और इससे ये प्रूफ हो गया कि किसी भी दो प्रजाति का देख रहे हैं निश्चय एक नहीं है, यानी हर प्रजाति का निश्चय अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। हाँ, लेकिन सबका आवास एक हो सकता है। देख रहे हैं इस तीनों के लिए जो हैबिटाट है, जो आवास है वो क्या है, पेड़ है, ट्री है। तो एक ही आवास में रहने के बावजूद तीनों चीजों के लिए, तीनों जीव जंतु के लिए नीचे जो है, निकेत जो है वो क्या है, अलग है। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस occupied by an organism but also its functional role। देख रहे हैं
फंक्शनल रोल की बात कर रहा है और आपको बताया था कि एक हैबिटाट में जो फंक्शनल रोल शो करता है वो कौन होता है, तो वो होता है नीशे, यानी इकोलॉजिकल नीशे। आंसर क्या आ गया? बी। इकोटोन तो जोन ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, हैबिटाट तो सिंपल एरिया होता है, होम रेंज कुछ अलग होता है, केवल नीशे ही होता है। नीशे ही फंक्शनल रोल को व्याख्यायित करता है। हिंदी में पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल किसी जीव द्वारा व्याप्त भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक, कार्यात्मक मतलब फंक्शनल, फंक्शनल रोल को भी वर्णन करता है। और आपको क्या पता है? पारिस्थितिकी आला, आला का मतलब है निकेत। हिंदी में पढ़िए, इसलिए बोलता हूँ कि इंग्लिश भी देखते रहिए। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो पारिस्थितिकी आला पहली बार कोई बच्चा जब दिया होगा तो पहली बार सुना होगा कि परिस्थिति आला क्या है, कंफ्यूज कर जाएगा। लेकिन इंग्लिश में क्या है? इकोलॉजिकल नीचे, और सब इसको नीचे ही पढ़ते हैं। इसलिए जब भी इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के जो क्वेश्चन लगाइए आप, तो कम से कम लगाते टाइम एक बार इंग्लिश जरूर देख लीजिए। इंग्लिश देखने से आपका कॉन्सेप्ट, जो बोलचाल की भाषा होती है ना, वो टर्मिनोलॉजी उसमें प्रयोग होता है, तो आपको समझने में कठिनाई नहीं होगा, आसानी होगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप इंग्लिश का भी प्रयोग करिए। ठीक है। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हमने हैबिटाट, नीशे, इकोटोन और एज इफेक्ट सबको डिस्कस कर लिया। अब हमको देखना है इस टॉपिक को। अगला टॉपिक है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे? अब देखिए, एक इकोसिस्टम है, जैसे ये इकोसिस्टम है, ठीक है, ये इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम में हर जीव जंतु का कुछ ना कुछ रोल होता है। जैसे ये कुछ जीव जंतु, जैसे गेंडा है तो इसका रोल कुछ अलग होगा, यहाँ पर मेढक है इसका कुछ रोल अलग होगा, ये मेढक है इसका कुछ रोल अलग होगा, ये पेड़ पौधा है इसका कुछ रोल अलग होगा। यानी हर जीव जंतु इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ भूमिका अदा करता है। जैसे ये कछुआ है, इसका रोल कुछ अलग होगा। तो उस रोल के आधार पर कोई इकोसिस्टम में कौन सा जीव किस रोल को अदा कर रहा है, उस रोल के आधार पर हर स्पेसीज के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी होता है, तो उस चीज को देखना है। यानी हमको स्पीशीज डाइवर्सिटी किस बेसिस पर देखना है? स्पीशीज डाइवर्सिटी देखना हमको ऑन द बेसिस ऑफ रोल, रोल इन इको सिस्टम। और इस आधार पर हमको कुछ स्पीशीज डाइवर्सिटी देखना है। इसमें सबसे पहला हमको देखना होगा फाउंडेशन, फाउंडेशन स्पीशीज। ठीक है, फाउंडेशन स्पीशीज। दूसरा देखना है हमको की स्टोन स्पीशीज। तीसरा देखना है हमको अम्ब्रेला स्पीशीज। और चौथा हमको देखना है इंडिकेटर स्पीशीज, इंडिकेटर स्पीशीज। ठीक है। फाउंडेशन स्पीशीज का एक नाम और है फ्लैगशिप, फ्लैगशिप स्पीशीज। ठीक है। मूलतः हमको चार स्पीशीज जो उसके किसी भी जीव जंतु का जो भूमिका होता है उस बेसिस पर देखना है, तो चार टाइप के स्पीशीज देखना है और उसी को डिस्कस करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, आप थोड़ा सा गौर करके समझना। सबसे पहले हमको देखना है थोड़ा स्लाइड उल्टी हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाउंडेशन स्पीशीज। देखिए, फाउंडेशन स्पीशीज क्या है? नाम से स्पष्ट है कि फाउंडेशन स्पीशीज है, यानी किसी भी इकोसिस्टम का ये स्पीशीज क्या है? फाउंडेशन है। और फाउंडेशन क्या काम करता है? फाउंडेशन करता है किसी भी इकोसिस्टम को डेवलप करने में, उसको विकास को, उसको बनाने में, उसको बनाए रखने में। तो फाउंडेशन का बेसिक रोल क्या है? जैसे ये बिल्डिंग है तो इसका फाउंडेशन ये जमीन है, तो फाउंडेशन जब तक नहीं बनेगा तब तक ये बिल्डिंग खड़ा नहीं होगा। यानी इस फाउंडेशन की वजह से ही बिल्डिंग खड़ा है, फाउंडेशन ही तैयार हुआ तभी ये बिल्डिंग बन पाया। उसी तरह फाउंडेशन स्पीशीज क्या होते हैं? किसी भी इकोसिस्टम के आधार होते हैं, फाउंडेशन होते हैं। यानी उसके होने से ही, यानी वही वो इकोसिस्टम को डेवलप करता है, यानी वही इकोसिस्टम को विकसित करता है। ठीक है। और इसीलिए फाउंडेशन स्पीशीज को इंजीनियर्स ऑफ इकोसिस्टम भी बोला जाता है। इंजीनियर क्या करता है? घर बनाता है, नक्शा बनाता है, तरह तरह की चीजें बनाता है, यानी वो इकोसिस्टम को डेवलप कर रहा है, इकोसिस्टम को बना रहा है, और उसी की वजह से वो इकोसिस्टम डेवलप भी किया है। ठीक है, ये होगा फाउंडेशन स्पीशीज। बहुत सिंपल है, बहुत मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये है कोरल रीफ तो कोरल रीफ को बोला जाता है फाउंडेशन स्पीशीज है। तो फाउंडेशन स्पीशीज कैसे है ये? तो ये कोरल रीफ जो है, तो इस समुद्र में जो डिफरेंट टाइप के जो मछली है, जो जीव जंतु है, उसको ये आश्रय प्रदान करता है। और अगर कोरल रीफ नहीं रहेगा तो ये मछली को बड़ा मछली खा लेगा, और बड़ा मछली खा लेगा तो ये इकोसिस्टम ही डाइवर्ट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन इस कोरल रीफ की वजह से
कोरल क्या है? कोरल एक पौधे की टाइप्स है, यानी इस पौधे के टाइप्स की वजह से ये मछली क्या होता है, इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये कोरल जो है इस मछली को शेल्टर प्रोवाइड करता है, छिपने की जगह प्रोवाइड करता है, यहाँ पर ये आराम से बैठ जाता है और बड़ी मछली इसको नहीं खा पाती, और इसीलिए ये पूरा एक इकोसिस्टम एक तरह से डेवलप हुआ है। यानी बोल सकते हैं कि जो कोरल रीफ जो पौधा है, वो इस इकोसिस्टम का फाउंडेशन स्पीसीज है। फाउंडेशन तैयार कर रहा है, यानी ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है, तभी ये इकोसिस्टम ग्रो कर रहा किया, तभी इसमें डिफरेंट टाइप की जो मछली है, तभी छोटी-छोटी मछली, तभी वो वृद्धि हो पा रही है, विकास कर पा रहा है। ठीक है? तो फाउंडेशन स्पेसिस बहुत सिंपल है, किसी भी इकोसिस्टम का वो आधार होता है। उसकी वजह से ही इकोसिस्टम वो डेवलप कर रहा है, विकसित कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है? जैसे एक एक एग्जांपल और है, जैसे ये गिलहरी है। ठीक है? तो गिलहरी क्या कर रहा है? तो जो घास का जो ये मैदान है, तो उसमें क्या हो, ये तरह-तरह का कचरा है। ठीक है? अब इस कचरे की वजह से क्या होगा, ये घास सब कभी उग ही नहीं पाएगा। बहुत विकास में उसको बाधा बन जाता है, और घास नहीं होगा तो जो और जीव-जंतु जो घास पर ही डिपेंड होते हैं, वो कैसे भोजन मिलेगा उसको? लेकिन गिलहरी क्या भूमिका निभाता है? जो कचरा सब है उसको साफ कर लेता है। देख ना, ये पानी से भी कचरा वगैरह सब निकाल के साइड करता रहता है, यानी साफ-सफाई का काम करता है। और साफ-सफाई के काम से क्या होगा, तो जो पौधा लोग हैं, जो घास का मैदान है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत साफ-सुथरा, बहुत डेंसली ग्रो करता है। तो जो पौधा, जो जीव-जंतु इस पौधे पर जीवित है, आश्रित है, उसको टाइम पर भोजन मिल जाता है। तो इसीलिए ये क्या हो गया? ये गिलहरी इस इकोसिस्टम के लिए फाउंडेशन स्पीशीज़ है। यानी इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, यानी ये इस तरह-तरह की साफ-सफाई वाला काम यहाँ पर कर रहा है। और इस वजह से जितने भी स्पीशीज़ है, जितने भी घास वगैरह सब है, यहाँ पर अच्छा से उगता है, और इस पर डिपेंड रहने वाला जो जीव-जंतु, उसको समय पर भोजन मिल पाता है। इस वजह से ये इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। ठीक है? तो इसीलिए होता है। तो देखना, डिफरेंट रोल की वजह से ही इसका भूमिका, यानी जो इकोसिस्टम में जो इस जीव-जंतु की जो भूमिका है, वो इकोसिस्टम को बनाने में है। इसीलिए इसको बोला जाता है फाउंडेशन स्पीशीज। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं की स्टोन। की स्टोन हमारा दूसरा था टर्म की स्टोन। देखिए, नाम से यह स्पष्ट है, की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज। देखिए, की स्टोन को पकड़िए तो दो टर्म है, एक में की और एक है स्टोन, और एक है स्टोन। यानी इसको ब्रेक करेंगे तो की निकलेगा, और इसको ब्रेक करेंगे यानी स्टोन निकलेगा। मतलब क्या हो, की मतलब क्या, बहुत मुख होता है, और स्टोन मतलब पत्थर, यानी बहुत मुख जो पत्थर होता है। यानी की स्टोन का सिंपल सा अगर मतलब निकालेंगे, तो कोई भी जो पिलर होता है, कोई भी जो बिल्डिंग होता है, उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण स्टोन होता है। जैसे जैसे ये एक तरह से ब्रिज है। ठीक है? ये ब्रिज है। तो इस ब्रिज में ये क्या हो गया, की स्टोन हो गया। यानी अगर ये की स्टोन नहीं होगा, अगर इस की स्टोन को हम यहाँ से निकाल ले, तो ये पूरा बिल्डिंग ही गिर जाएगा, ये पूरा इमारत ही गिर जाएगा। यानी इस की स्टोन, यानी इस स्टोन की वजह से ये बिल्डिंग खड़ा है, इस स्टोन की वजह से ये बिल्डिंग एक तरह से उसको बांधे हुआ है, उसको एक तरह से पकड़ के रखे हुआ है। जैसे यही बिल्डिंग, जैसे यही देखिए ब्रिज है। इस ब्रिज में यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर जो पोर्शन है, वो क्या है, की स्टोन है। क्योंकि अगर इस की स्टोन को हम यहाँ से रिलीज कर दें, तो पूरा ईंट ही, पूरा बिल्डिंग ही, पूरा ब्रिज ही गिर जाएगा नीचे। यानी इस ईंट की वजह से पूरा टाइट है, पूरा क्लोजली पैक है, और उसको होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है? तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है। तो अंतर समझ गए? तो की स्टोन मतलब क्या? यानी एक ऐसा स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज का मतलब है कि एक ऐसा स्पीसीज जो पूरे इकोसिस्टम के बांध के रखता है। यानी उस इकोसिस्टम में उस स्पीसीज की वजह से और भी चीजें एग्जिस्ट कर पा रहा है, और भी चीजें फ्लो में बना हुआ है, खाना पीना उसको मिल रहा है, इसलिए वो की स्टोन स्पीसीज हो जाता है। फाउंडेशन स्पीसीज भी थोड़ा इसी टाइप का था, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? तो अंतर आप इस डायग्राम से समझिए। जैसे इस डायग्राम से आपको स्पष्ट होगा फाउंडेशन स्पीसीज और की स्टोन में क्या अंतर है। देखिए, देखिए, ये हमको ब्रिज बनाना था, ये इमारत हमको बनाना है। तो इमारत जब बनेगा तब पहले फाउंडेशन बनाएँगे। तो फाउंडेशन बनाएँगे तभी ये बिल्डिंग खड़ा होगा। तो ये क्या हो गया, ये फाउंडेशन हो गया। यानी कोई भी इकोसिस्टम डेवलप जो हो रहा है, जो डेवलप कर रहा है, जिस बेसिस पर वो इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, वो फाउंडेशन हो गया। और इस तरह से कहीं भी स्पीशीज़ है, जैसे मैंने देखा कोरल रीफ क्या हो रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो उस वजह से वो इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। लेकिन जब इकोसिस्टम पूरा डेवलप हो गया, तो उसको बनाए रखने के लिए कुछ प्रजाति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वो इकोसिस्टम में वो स्पीशीज़ है, तो और जो स्पीशीज़ है उसको बाँधे रखता है, उसको जोड़ के रखता है, उसको बना कर रखता है उस इकोसिस्टम में। उसको तरह-तरह की सुविधाएँ प्रोवाइड करता है, जिससे वो अदर स्पीशीज़ भी एक्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे इस बिल्डिंग के लिए ये हो गया फाउंडेशन स्पीशीज़, फाउंडेशन। लेकिन ये क्या हो गया? ये हो गया कीस्टोन स्पीशीज़। यानी अगर ये ईंट यहाँ से रिलीज़ हो गया, तो ये पूरा बिल्डिंग ही कोलैप्स कर जाएगा, आपस में जुड़ ही नहीं पाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से जॉइंटिंग फोर्स
ज्वाइंटिंग फोर्स की भूमिका निभा रहा है, यानी आपस में लिंक कर रहा है, आपस में उसको जोड़ रहा है। और जोड़ क्यों रहा है? क्योंकि ये आवश्यक चीजें प्रोवाइड कर रहा है, वो फोर्स उसको दे पा रहा है, उसको तो उसको जोड़ रखने के लिए जो मजबूती होता है वो प्रोवाइड कर रहा है। वही भूमिका होता है कीस्टोन स्पीसीज का इकोसिस्टम में, यानी ऐसा स्पीसीज जो इकोसिस्टम को बांध के रखता है, यानी इकोसिस्टम में अदर जो स्पीसीज है उसको जरूरी सुविधाएं प्रोवाइड करता है, ताकि वो भी अदर स्पीसीज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर वो हम जैसे की स्टोन को यहाँ से निकाल लेंगे तो बिल्डिंग पूरा गिर जाएगा, उसी तरह अगर इकोसिस्टम में कोई की स्टोन स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो पूरा इकोसिस्टम ही गिर जाएगा। भले वो फाउंडेशन स्पीसीज की वजह से ऊपर बना तो सही, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए की स्टोन स्पीसीज का रहना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप अंतर समझ लिए फाउंडेशन स्पीसीज क्वेश्चन में। अंतर बहुत बेसिक है। फाउंडेशन फाउंडेशन स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जो जिसकी वजह से इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, इकोसिस्टम आगे बढ़ा। लेकिन कीस्टोन स्पीसीज ऐसे होते हैं जो ग्रो करने के बाद, जो बनने के बाद उसको बांध के रखता है। अगर वो इको कीस्टोन स्पीसीज नहीं होगा तो इकोसिस्टम जो बना हुआ है वो गिर जाएगा, वो भरभरा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। और तो आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टाइगर है बहुत एक इंपॉर्टेंट कीस्टोन स्पीसीज। आप कहेंगे ये कीस्टोन स्पीसीज कैसे है? देखिए टाइगर क्या करता है, टाइगर आप जानते हैं शिकारी पक्षी है, ये प्रीडेटर की भूमिका में निभाता है। तो जिस जंगल में टाइगर रहता है तो वहां पर क्या करता है, वहां पर जो और जैसे हिरन वगैरह है तो हिरन वगैरह को खा लेता है, तो हिरन की पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखता है। लेकिन मान लीजिए उस इकोसिस्टम में टाइगर नहीं है, तो हिरन की जो पॉपुलेशन होगा बहुत बढ़ जाएगा। और हिरन की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा तो जो घास फास है, जो ग्रेजिंग जो एरिया है, ट्रीज है, फसल है, पौधा है, सबको वो खा लेगा। अगर बहुत पॉपुलेशन होगा तो सारा घास को खा लेगा, सारा पेड़ पौधे को खा लेगा, तो पूरा इन्वायरमेंट, पूरा इकोसिस्टम में पेड़ पौधा ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब पेड़ पौधा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भोजन का फ्लो कैसे होगा, यानी बहुत सारा जीव मर जाएगा। इसलिए टाइगर की स्टोन स्पेसीज है, क्योंकि टाइगर जो है वो जितने भी शाकाहारी पंक्षी जो पशु पक्षी है उसको खाकर उसकी जनसंख्या को मेंटेन रखता है और सभी चीजों में बैलेंस बना के रखता है, और इसीलिए सभी चीज एग्जिस्ट करता है एक टाइम पर, ठीक है। उसी तरह हाथी भी, एलिफेंट भी की स्टोन स्पेसीज माना जाता है। ये स्टोन कैसे माना जाता है? देखिए हाथी क्या करता है, हाथी बहुत सारा भूमिका निभाता है। हाथी जब जंगल में रहता है तो वो उसकी चूंकि उसकी जो वजन होता है बहुत ज्यादा होता है, तो कभी वो लेटता रहता है, कभी खेलता कूदता रहता है, तो उस वजह से इस तरह के बहुत सारे गड्ढा हो जाता है। और जब बारिश होगा तो इस तरह के गड्ढे में पानी भर जाता है, तो छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। और छोटे छोटे तालाब अगर जंगल में बनेगा तो जो अदर पशु पंक्षी है उसको समय पर पानी मिलेगा, पानी की कमी, जल की आवश्यकता पूरा हो जाएगा। तो एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा क्या करता है, आपको पता है हाथी शाकाहारी जीव जंतु है, तो जो फसल खाता है, जो पौधा वगैरह सब जो कुछ उत्पादक प्रोडक्ट वगैरह खाता है, ठीक है, तो खाने के बाद वो सीड को ट्रांसप्लांट भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब जैसे यहाँ से कुछ खा लिया, जैसे मान लीजिए ये हाथी है, कहीं से कुछ यहाँ से ये कुछ घास फास खा रहा है, तो घास फास खाने के बाद इसके मुंह में चला गया कोई सीड, और खाने के बाद कहीं और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, मान लो यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पेड़ पौधा सब उग गया। तो ये क्या करता है, हाथी जो करता है वो सीड को ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसीलिए जंगल का फैलाव होता रहता है। तो देख रहे हैं इस हाथी की वजह से मल्टीपल रोल वहां पर पूरा हो रहा है। तो इसीलिए ये जंगल में, ये उस इकोसिस्टम में बहुत सारा भूमिका अदा कर रहा है, यानी उस वजह से अदर जो स्पीसीज है उसको बहुत फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया की स्टोन स्पीसीज, ठीक है। की स्टोन स्पीसीज को और फाउंडेशन स्पीसीज आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक फैमिली है, फैमिली है, में राम है, उसका मदर है और उसका फादर है, ठीक है। अभी फैमिली में राम ही एकलौता कमाने वाला है। तो देखिए अगर हम बोलेंगे इस फैमिली के लिए फाउंडेशन स्पीसीज कौन है, तो फाउंडेशन स्पीसीज इसके फादर होंगे, क्योंकि पिता की वजह से ये परिवार आगे बढ़ा है, खाना पीना पालन पोषण पिता ही किया है। तो फाउंडेशन स्पीसीज हो गया इसके पिता, क्योंकि इसी की वजह से परिवार आगे बढ़ा है। लेकिन कीस्टोन स्पीसीज ये राम है, क्योंकि राम इकलौता अभी कमा रहा है। परिवार तो बन गया, लेकिन परिवार को चलाने के लिए कोई कमाते रहना चाहिए, जरूरी है। तो कमा कौन रहा है, राम कमा रहा है। तो राम क्या हो गया, कीस्टोन स्पीसीज हो गया, क्योंकि राम अगर अभी नहीं एग्जिस्ट करेगा, राम अगर खत्म हो जाएगा तो ये परिवार भराम भराम से गिर जाएगा, परिवार का पालन पोषण नहीं होगा और परिवार खत्म हो जाएगा, क्योंकि राम इकलौता कमाने वाला है। तो अंतर समझ रहे हैं फाउंडेशन स्पीसीज की स्टोन स्पीसीज में। फाउंडेशन जिसकी वजह से परिवार बढ़ा, की स्टोन जिसकी वजह से परिवार चल रहा है। दोनों अंतर, बेसिक अंतर यही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम समझ लिए। अब होता है एक अम्ब्रेला स्पीसीज। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, जब भी स्पीसीज डाइवर्सिटी शुरुआत में ही क्या बताया कि डिफरेंट रोल की वजह से होता है। अब जैसे टाइगर जो है
टाइगर जो है ना, टाइगर बहुत रोल अदा करता है। तो टाइगर की स्टोन स्पेसीज भी हो सकता है, फाउंडेशन स्पेसीज भी हो सकता है। अगर टाइगर किसी इकोसिस्टम के लिए बहुत बेसिक फाउंडेशन को बना देता है, तो उस टाइम वो फाउंडेशन का रोल निभा रहा है, तो इसलिए वो फाउंडेशन स्पेसीज भी हो गया। अगर किसी इकोसिस्टम के लिए वो की स्टोन की भूमिका निभा रहा है, यानी उस इकोसिस्टम को टाइगर की वजह से चल रहा है या चला रहा है और अदर जीव एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पर वो की स्टोन स्पेसीज की, यानी की स्टोन की भूमिका में है। यानी हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसीज फाउंडेशन स्पेसीज भी हो सकता है, की स्टोन स्पेसीज भी हो सकता है, अम्ब्रेला स्पेसीज भी हो सकता है, इंडिकेटर स्पेसीज भी हो सकता है। जिस टाइम जैसा रोल वो निभा रहा है, उस कैटेगरी में वो जीव उस टाइम आ जाएगा। तो इसीलिए होता है। लेकिन चूंकि हमको टाइप्स को डिस्कस करना है, तो इसलिए टाइप्स को डिस्कस करके समझते हैं कि किसको बोला जा सकता है। अम्ब्रेला स्पेसीज क्या है? देखिए, ये अम्ब्रेला है, ये छतरी है, इसको हम छतरी जीव भी बोलते हैं। की स्टोन को हम की स्टोन ही बोलेंगे। फाउंडेशन को आधारभूत जीव बोला जाता है। ठीक है, हिंदी अगर देखा जाए तो। इंग्लिश में याद रखिए, इंग्लिश क्योंकि बहुत बेसिक होता है और इंग्लिश समझना बहुत जरूरी भी हो जाता है। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होता है? तो अम्ब्रेला स्पीसीज देख रहे हैं यहाँ पर ये जीव बैठा हुआ और ऊपर से अम्ब्रेला है, तो इस जीव की वजह से यहाँ पर अम्ब्रेला मिल रहा है इसको। तो इस अम्ब्रेला में ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है। यानी इसको सुरक्षा प्रदान करने की वजह से, इसको सुरक्षा के लिए हमको अम्ब्रेला फैलाना पड़ा, और इस अम्ब्रेला इतना फैल गया कि उस अम्ब्रेला में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। यानी अगर इसको हम सुरक्षा प्रदान करें, इसका सुरक्षा बढ़ाने के लिए छतरी बनाए, तो उस छतरी में ऑटोमेटिक ये प्रजाति सब भी सिक्योर हो जा रहा है। समझ रहे? तो अम्ब्रेला स्पीसीज का सिंपल सा मतलब है, ये प्रोटेक्शन की पर्पज से डेवलप किया जाता है। अम्ब्रेला स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं कि अगर हम उसको सुरक्षा प्रदान करें, तो ऑटोमेटिक उसकी सुरक्षा की वजह से जो वहां पर क्लाइमेट बनेगा, जो हमको क्लाइमेट डेवलप करना पड़ेगा किसी ये प्रजाति को, जैसे कोई प्रजाति, जैसे मान लीजिए ये रेड पांडा है, तो रेड पांडा किसी जंगल में है, तो रेड पांडा के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। अगर उस कंडीशन में रेड पांडा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये माना जा सकता है कि वो कंडीशन सफिशिएंट है अदर जीव के एग्जिस्टेंस के लिए, इसलिए वो अम्ब्रेला प्रजाति हो जाता है। ठीक है, अम्ब्रेला। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है फैमिली के हिसाब से, तो जैसे देखिए, एक फैमिली है, उसमें राम है, फादर है, मदर है और उसके दादाजी है। अब दादाजी, आप पता है आपको, दादाजी बहुत उम्र दराज हैं, तो इनको बहुत केयर की आवश्यकता है। तो यानी अगर हम इस फैमिली में ऐसा माहौल बना दे, ऐसा माहौल बना दे कि इसमें दादाजी आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर दादाजी के एग्जिस्टेंस के लिए अगर माहौल अनुकूल है, तो राम ऑटोमेटिक एग्जिस्ट कर जाएगा, फादर ऑटोमेटिक एग्जिस्ट कर जाएगा, मदर भी ऑटोमेटिक जिंदा रह सकते हैं, सुरक्षा रह सकते हैं। इसलिए ये दादा क्या हो गया, इस परिवार के लिए अम्ब्रेला स्पीसीज हो गया। यानी अम्ब्रेला स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसको सुरक्षा को अगर हम बढ़ावा दे, तो उसकी सुरक्षा की वजह से जो क्लाइमेट कंडीशन वहां बनेगा, उस कंडीशन में अदर जीवों को भी फायदा मिलेगा, और उस फायदा की वजह से अदर जीव भी सुरक्षित महसूस करेगा, वहां पर एग्जिस्टेंस उसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता अम्ब्रेला स्पीसीज। जैसे अम्ब्रेला स्पीसीज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेड पांडा। रेड पांडा आपको पता है हिमालयन रीजन में एग्जिस्ट करता है। अगर किसी हिमालयन रीजन में रेड पांडा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वहां पर बहुत फेवरेबल कंडीशन है, बहुत नॉर्मल कंडीशन है, यानी अनुकूल परिस्थिति है, बहुत रेयर स्थिति नहीं है, तो अनुकूल परिस्थिति है, तो और भी जीव वहां पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए रेड पांडा हो जाता है अम्ब्रेला स्पीसीज। अब एक होता है इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज नाम से स्पष्ट है, कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो इंडिकेट क्या कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है इकोसिस्टम के हेल्थ को। इकोसिस्टम के हेल्थ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यानी ऐसा स्पेसीज जिसको आधार बनाकर हम किसी भी इकोसिस्टम के हेल्थ को जज कर रहे हैं, हेल्थ को डिफाइन कर रहे हैं, तो ऐसे स्पीसीज को इंडिकेटर स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। यानी किसी कोई इकोसिस्टम है और कोई इकोसिस्टम अगर कोई स्पीसीज दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि अरे इस इकोसिस्टम में ये स्पीसीज है, यानी इस स्पीसीज की वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस इकोसिस्टम में कैसा हेल्थ है, कैसा माहौल है, कैसा स्थिति है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये लाइकन है, आपने पेड़ पर ये इस तरह के चित्र देखे होंगे, इस तरह के सीन देखा होगा, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन टाइप का हो जाता है, इसको बोलते हैं लाइकन। इंग्लिश से बोलते हैं लाइकन, हिंदी पता नहीं इसका हिंदी क्या होगा, लेकिन इंग्लिश में इसको लाइकन ही बोलते हैं, इंग्लिश में ही याद रखिए। यानी लाइकन क्या है? अगर ये इस तरह से ग्रीनरी पेड़ पर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम में एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है।
एयर पोल्यूशन ज्यादा है। एयर पोल्यूशन में पता है आपको सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगा तो ये ग्रीनरी, ये जो प्लांट्स होते हैं लाइकन, उसके डेवलप करने के बहुत अनुकूल स्थिति हो जाता है। यानी लाइकन क्या हो गया, इंडिकेटर स्पीशीज हो गया। जब भी कहीं पर भी किसी इकोसिस्टम में आपको लाइकन दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं कि उस इन्वायरमेंट में, उस इकोसिस्टम का जो एयर है वो काफी पॉल्यूटेड है, काफी प्रदूषित है, वहां पर सल्फर बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए इसको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए इसको इंडिकेटर स्पीशीज बोलते हैं, यानी किसी भी इकोसिस्टम के हेल्थ को बताता है। जैसे आपने तालाब सब में इस तरह से ग्रीनरी देखा होगा, हल्का फल्का ऐसे इस तरह से छतरी डेवलप हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टाइम पर छोड़ दिया जाए। ये सब क्या है, ये सब इंडिकेटर स्पीस है। क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट यही कर रहा है कि तालाब का जो पानी है वो शुद्ध नहीं है, पोल्यूटेड हो गया है, यहाँ पर कचरा आ गया है। अगर कचरा आ गया इस वजह से ये सब तो डेवलप हुआ, यहाँ पर बहुत सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारा न्यूट्रिशन इसमें आ गया है। इसलिए पे जो ग्रीनरी है, जो लाइकन है, जो इसको अलगे ब्लूम भी बोलते हैं, ये एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ये इंडिकेटर स्पीसीज हो गया है इस तालाब के लिए, जो इंडिकेट कर रहा है कि तालाब का जो इकोसिस्टम है वो बहुत हेल्दी नहीं है, पोल्यूटेड हो गया है, प्रदूषित हो गया है, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमने चारों स्पीसीज को समझ लिया, चारों स्पीसीज को डिस्कस कर लिया। चारों स्पीसीज का जैसा रोल होगा जिस टाइम पर, उस टाइम पर उस स्पीसीज को उसी कैटेगरी में डालेंगे। जैसे हमने समझाया था आपको, टाइगर, टाइगर क्या होता है, फाउंडेशन स्पीसीज भी होता है। यानी किसी इकोसिस्टम के लिए अगर वो फाउंडेशन का काम कर रहा है तो वो फाउंडेशन स्पीसीज हो गया। किसी और इकोसिस्टम के लिए वो कीस्टोन का काम कर रहा है तो वो कीस्टोन स्पीसीज हो गया। किसी और इकोसिस्टम के लिए कुछ इंडिकेट कर रहा है तो वो इंडिकेटर स्पीसीज भी हो गया। किसी और इकोसिस्टम के लिए वो कुछ उसको बचाने से कोई और प्रजाति बच रहा है तो वो अम्ब्रेला भी हो सकता है। यानी एक स्पेसीज बहुत सारे कैटेगरी में आ सकता है, जैसा रोल जिस टाइम पर निभाएगा उस तरह से उसको डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था कि टाइगर क्या है, कीस्टोन स्पेशीज है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में क्या किया था कि भारत में जो लाइन वगैरह है, टाइगर वगैरह, उसकी पॉपुलेशन लगातार घट रहा है। आपको बताया था कि जिस इकोसिस्टम में टाइगर नहीं है वो इकोसिस्टम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि उस वजह से जो शाकाहारी जीव जंतु है बहुत एग्जिस्ट करता है, तो पेड़ पौधों को बहुत तेजी से खा लेगा। तो खा लेगा तो जो पर्यावरण है, जो वन है, पदार्थ है, फॉरेस्ट है, जंगल है, वो रहेगा ही नहीं, तो जीव जंतु कैसे एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए जो शाकाहारी जीव जंतु, उसके जनसंख्या को बनाए रखने के लिए टाइगर को अफ्रीका के नामीबिया से आयात किया गया था, वहां से लाया गया था, और करीब 7 लाइन को, जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है वहां पर उसको डाला गया था। पिछले साल जब ये लाया गया था तो काफी न्यूज में भी था। अभी थोड़ा डिस्कस करना कॉन्टेक्स्ट में था, इसलिए आपको बता भी दिया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने बताया कि लाइकन्स आर द इंडिकेटर ऑफ किसका, तभी बताया कि लाइकन वहां पर है। तो लाइकन क्या है, जैसे ये लाइकन है तो आपको बताया कि ये लाइकन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर जो पोल्यूशन है एयर का वो काफी पोल्यूटेड है, काफी प्रदूषित है। यानी लाइकन क्या है, एयर पोल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन भी है कि लाइकन्स आर द इंडिकेटर ऑफ किसका, वाटर पोल्यूशन, नहीं, एयर पोल्यूशन। ये आंसर हो गया। ठीक है, और ये आया था आपका 2013 में, यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सब तो गलत होनी ही नहीं चाहिए। अगर यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, यानी आपका बेसिक एरिया क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तो आप डिजास्टर कर रहे हैं, तब तो आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कितना भी मैगजीन वगैरह पढ़ लीजिए, एग्जाम नहीं निकलने वाला है। इसलिए बोला जाता है कि फाउंडेशन आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। फाउंडेशन मजबूत होने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम्म, ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। देखिए, अभी तक जो चला था वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी से तो अब जो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है, तो अब थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएंगे। अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करके समझ भी लिया। अब थोड़ा सा इससे अपर लेवल का कॉन्सेप्ट है, वो है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है, जैसे ये इकोसिस्टम है, तो आपको पता है कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के चलाने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे इंसान है, जैसे मैं ही यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो मेरा एनर्जी खर्च हो रहा है। अगर मेरे शरीर में एनर्जी नहीं होगा तो मैं यहाँ पर लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। तो यानी बोल सकते हैं कि हमारा जो शरीर काम कर रहा है उसके लिए एनर्जी है। उसी तरह, ठीक उसी तरह कोई भी इकोसिस्टम जो फंक्शन करेगा, जो काम करेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी चीज को हमको अध्ययन करना है कि कोई इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसका एनर्जी का सोर्स क्या है, जो भोजन वगैरह इकोसिस्टम में बनता है डिफरेंट प्रजाति के लिए, वो भोजन का फ्लो कैसे होता है, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, इस सभी चीज का जो अध्ययन हम करेंगे, उस अध्ययन को ही हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, यानी हिंदी में बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियात्मक। ठीक है, क्रियात्मक मतलब पारिस्थितिकी परितंत्र कैसे काम कर रहा है, उसका फंक्शन कैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या जो कंपोनेंट्स है वो जरूरी है, उसको डिस्कस करना है इसमें।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन जो इकोसिस्टम जो काम कर रहा है उसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी का सोर्स क्या है, उस एनर्जी को सोर्स के देखेंगे। देखिए किसी भी इकोसिस्टम में फंक्शन एनर्जी के फ्लो के लिए एनर्जी का सबसे बेसिक सोर्स जो होता है किसी भी इकोसिस्टम में, जैसे ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम है। आपको बताया था कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए एनर्जी एनर्जी की आवश्यकता है, और एनर्जी का जो बेसिक सोर्स है, बेसिक जो सोर्स है किसी भी इकोसिस्टम के चलाने के लिए वो है सन। यानी सूरज से जो एनर्जी मिल रहा है, सूरज की जो प्रकाश है, सन के लाइट से जो एनर्जी मिल रहा है, वही उस इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स है, वही उस इकोसिस्टम का एनर्जी का सोर्स है। उस वजह से ही वो इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। अब कैसे हो रहा है उसको देखिए। देखिए जैसे ये सन है, तो आपको पता है कि सन जो है, तो सन से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, और इस सन की वजह से ये प्लांट्स जो है, प्लांट्स भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे को खाना मिलता है सूर्य की एनर्जी से, और खाना मिलेगा तो ये पौधा वगैरह डेवलप करेगा। अब इस पौधे को क्या कर लिया, इस पौधे को ये खा लिया चूहा, ठीक है, ये चूहा खा लिया। फिर इस चूहे को खा लिया ईगल, चील। फिर इस चील चील जब मर जाएगा तो उसको करेगा डिकम्पोज, जो जीवाणु वगैरह होता है, जो सरल गरल पचा जो पदार्थ होते हैं, उसको इस तरह से कर रहा है। तो देख रहे हैं सूरज से एनर्जी ट्रांसफर हुआ पौधे में, पौधे से ट्रांसफर हुआ चूहा में, चूहा से ट्रांसफर हुआ चील में, और चील से ट्रांसफर हुआ ये जो डिकम्पोजर है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उसमें ट्रांसफर हुआ। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लो ही क्या हो गया, ये फ्लो हो गया एनर्जी का फ्लो। यानी एनर्जी इसी तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं सारे पूरे इकोसिस्टम जो काम कर रहा है, सबसे बेसिक सोर्स क्या है, सन। यानी सन से जो एनर्जी मिल रहा है वही एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रहा है। अगर सन नहीं होता तो पौधे को खाना नहीं मिलता, पौधे खाना नहीं मिलता तो पौधा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चूहा भी मर जाएगा, चूहा नहीं रहेगा तो फिर चील मर जाएगा, चील नहीं रहेगा तो फिर जो जीवाणु है, जो एक तरह से फंगस वगैरह है, वो कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो सारा चीज एग्जिस्ट कर रहा है किस वजह से, सूरज की वजह से। सूरज ही एनर्जी दे रहा है, तभी ये इकोसिस्टम आगे बढ़ रहा है, तभी ये एनर्जी का फ्लो इसमें आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो स्पेसीज है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए जीव जंतु, देखिए जो ऑर्गेनिज्म है, अभी ये हमको बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अभी आपको दो टाइप्स का होता है। एक होता है स्वपोषी, स्वपोषी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स इंग्लिश में, और एक होता है परपोषी, परपोषी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। देखिए स्वपोषी नाम से स्पष्ट है, स्व और पोषी मतलब पोषण। स्व मतलब जाते हैं खुद से, पोषी मतलब पोषण। यानी जो जीव जंतु खुद से अपना भोजन बना रहा है, अपना पोषण कर रहा है, उसको हम बोलते हैं स्वपोषी। खुद से अपना भोजन को बना रहा है। यानी ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जीव जंतु को बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाता है, उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा अपना खाना खुद बनाता है, वो सूरज से एनर्जी लिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वो भोजन बनाता है, इसलिए ये स्वपोषी हो गया, यानी ऑटोट्रॉफ्स हो गया, अपना खाना खुद बनाता है। और अपना खाना खुद बनाता है इसलिए इसको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर यानी उत्पादकता, उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहा है, यानी अपना खाना खुद बना रहा है, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स हो गया, स्वपोषी हो गया, यानी प्रोड्यूसर हो गया। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका पेड़ पौधा। पेड़ पौधा जो है अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन हेट्रोट्रॉप्स जिसको परपोषी बोलते हैं, परपोषी जो नाम से स्पष्ट है, परपोषी, पर मतलब दूसरा और पोषी यानी पोषण। यानी परपोषी ऐसे जीव जंतु को बोलते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, यानी खाने के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर है। जैसे इंसान है, तो इंसान हेट्रोट्रॉप्स है, परपोषी है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। खाना हमको जो चावल है, गेहूं है, वो पेड़ पौधे से मिलता है, हम खाना पकाते हैं, पकाना दूसरा चीज हो गया यहाँ पकाना दूसरा चीज हो गया, खुद से बनाना, खुद से उसको तैयार करना वो दूसरा चीज हो गया। तो हमको जो चावल गेहूं मिलता है, सब्जी वगैरह मिलता है, ये पेड़ पौधा से मिलता है, उसको हम घर में जाके पकाते हैं स्वादिष्ट के लिए, तो वो दूसरा चीज है। लेकिन हम निर्भर है पेड़ पौधे से, पेड़ पौधा ही नहीं होता तो उससे कुछ मिलता ही नहीं, तो हम क्या ही बनाते, क्या ही पकाते, वो तो फिर हम भी नहीं जीवित रहेंगे। लेकिन पेड़ पौधा को भोजन तो खुद ही बना ले रहा है, उसको सूर्य की रोशनी मिल रहा है, खुद भोजन तैयार कर रहा है, चलिए वो स्वपोषी हो गया। लेकिन परपोषी क्या हो गया,
जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, ये हो गया परपोषी यानी हेटरोट्रॉप्स। और हेटरोट्रॉप्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मनुष्य, ह्यूमन। हम देख रहे हैं ह्यूमन परपोषी मतलब स्व परपोषी यानी दूसरे पर निर्भर है, और दूसरे पर निर्भर यानी कुछ उपभोग कर रहा है, और इसीलिए इसको बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको कंज्यूमर। तो अंतर समझ ले, एक है स्वपोषी जो अपना खाना खुद बना रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी प्रोड्यूसर यानी उत्पादक यानी पेड़ पौधे। एक है परपोषी जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, किसी दूसरे पर निर्भर है, यानी हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स यानी इंसान, इंसान को सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, और उसको हम बोलते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। ये दो टाइप्स के होते हैं। और जो परपोषी होता है, परपोषी का एक फर्दर कैटेगरी है। हेटरोट्रॉप्स का एक परवर्स, हेटरोट्रॉप्स का एक आगे से भी क्लासिफिकेशन है। हेटरोट्रॉप्स को हम क्या बोले, परपोषी को परपोषी बोले, और इसी को हम क्या बोले थे, कंज्यूमर, यानी भोजन को ये उपभोग कर रहा है। ये क्या हो गया, कंज्यूमर है। कंज्यूमर यानी भोजन का ये उपभोग कर रहा है, यानी उपभोक्ता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से आगे बढ़ता है, और उस तरह से उसको हम देखते हैं। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको आगे की जरूरत पड़ेगा। अभी फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में मैंने केवल एनर्जी को डिस्कस किया है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। जो बाकी जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो जो हमने बेस तैयार किया, जो अभी बेसिक चीज डिस्कस किया, इसी को यूज करके हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम को आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल कोर एरिया था, बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन था जो उसका जरूरत पड़ेगा। इससे भी कुछ क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो कॉन्सेप्ट को बार बार वीडियो देखिए तो आपका बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। आगे जो यहाँ से अब जो हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो अब हम एनवायरनमेंट के डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कैसे भोजन बन रहा है, कैसे डिफरेंट एक्टिविटी वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है। तो उसको समझना एक तरह से काफी डिफिकल्ट भी हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि उसको समझना हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हम डिस्कस किए उसको बार बार देखिए, बार बार रिविजन करिए। अगले लेक्चर में फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे।